वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या 5 वीडियो सीडीपी की हो चुकी हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे ईवीएस। ठीक है, अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे ईवीएस। तो आइए देखते हैं ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चनों को। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से युगल चुनिए जो हमारे देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। बिल्कुल सही बात है। तो फैक्ट सवाल इसमें 15 नंबर की हमें क्या आती है, 15 नंबर की इसमें हम पहले बता दें 15 नंबर पेडागोजी आएगी और 15 नंबर आपको इसमें एनसीईआरटी 3rd से लेके 5th तक की ईवीएस के कंटेंट आपको इसमें मिलेंगे। तो 15 नंबर आपका पेडागोजी हो जाएगा और 15 नंबर आपके कंटेंट हो जाएंगे। 15 नंबर आपका किसका हो जाएगा, 15 नंबर आपके 15 नंबर कंटेंट हो जाएगा ईवीएस का एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी हो जाएगा और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो मणिपुर और जम्मू कश्मीर, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मेघालय। देखो इसमें क्या है, उत्तराखंड तो है लेकिन मेघालय नहीं है। ठीक है, इसमें उत्तराखंड तो है केंद्र शासित प्रदेश, मेघालय नहीं है। आगे देखते हैं तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों नहीं हैं। और इसमें बचता क्या है, एक ही असम और उड़ीसा। असम भी नहीं है ना उड़ीसा है, तो एक ही बचता है जो एक राज्य है और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। और अगर हम बात करें कि अभी प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अपने क्या हैं, 8 स्टेट हैं और हमारे यूटी कितनी हैं, 8 हैं। तो दादरा और नगर हवेली को एक ही कर दिया गया है। किसको किसको, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के 3 समुद्र तटीय राज्य हैं। तो देखिए तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो हमारे तटीय राज्यों की संख्या अगर पूछा जाए तो कहते हैं हमारे तटीय राज्य 9 हैं। ठीक, कोस्टल एरियाज़ के जितने भी इधर हैं, यहाँ से गुजरात से लेकर इधर पश्चिम बंगाल तक कितने हैं हमारे टोटल कितने हैं, 9 कोस्टल एरिया, कोस्टल स्टेट्स हैं। तो 3 कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया आर। तो इसमें कौन सा, तेलंगाना तो बीच में पड़ता है, कोस्टल मतलब बिल्कुल समुद्र किनारे वाले। महाराष्ट्र ऊपर है, मतलब महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है, ये 2 हैं लेकिन ये नहीं है। झारखंड, गुजरात है, पश्चिम बंगाल ये नहीं है, ये नहीं है। आगे देखते हैं असम, उड़ीसा, कर्नाटका है, उड़ीसा है, असम नहीं है। और इसमें देखते हैं त्रिपुरा, केरल, आंध्र प्रदेश। केरल है, आंध्र प्रदेश नहीं, त्रिपुरा नहीं है। तो इसमें ये हमें लगता है ये इसमें से कुछ आंसर जो हो जाएगा हमारा, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, ये हमारा बोनस पॉइंट जाएगा। ठीक है, 1 नंबर आप सभी को इसमें मिल जाएंगे। इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्यों के बारे में बताना है कि मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य देखो निकटवर्ती राज्य क्या है, इसका गठन कब हुआ था, किसका, 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर इधर लिख देते हैं, 1 नवंबर और 1956 में इसका हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य में होने की वजह से इसको मध्य प्रदेश बोलते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश काफ़ी दूर है, मध्य प्रदेश बीच में है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हाँ ये हो सकता है। तो ए ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। आगे देखने की ज़रूरत नहीं, देख लेते हैं आगे के ऑप्शंस दे रखा है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना बहुत नीचे है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश बीच में है, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा भी बहुत किनारे, झारखंड किनारे, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका घर X और आपका विद्यालय Y पर स्थित है तथा X और Y के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं, फिर ठीक उत्तर दिशा में जाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन है 80 मीटर चलते हैं।
लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुँचे। आपके विद्यालय के सापेक्ष, देखो जिसके सापेक्ष होता है तो आप उसके सापेक्ष करने की कोशिश करेंगे। कह रहा क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपके अपना घर है, ये मान ली यहाँ पे हमने कर दिया, क्या है यहाँ पे हमारा घर है, ठीक है। कह रहा है घर से आप निकले ठीक पश्चिम, ठीक पश्चिम निकले आप, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि आप एक्स अपना विद्यालय वाई में स्थित है, एक्स और वाई के बीच में विस्तृत मार्ग है, तो आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए 200 मीटर ठीक पश्चिम, तो घर से ठीक पश्चिम कितने 200 मीटर चले। फिर उसके बाद आप कह रहा है कि ठीक उत्तर, तो ठीक उत्तर यहाँ पे पहुँचे, उसके बाद फिर ठीक उत्तर कितना चले 80 मीटर चले। 80 मीटर चलने के बाद आप कह रहा है कि ठीक उसके पूर्व, यहाँ पे चलने के बाद ठीक पूर्व आप कितने मीटर चले, फिर 200 मीटर चले, तो आपको एक विद्यालय मिलता है। यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, विद्यालय मिला। इस विद्यालय से कह रहा है, इस विद्यालय से आपकी घर की दिशा पूछ रहा है। लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपके विद्यालय के सापेक्ष, तो विद्यालय के सापेक्ष जो घर है हमारा वो ठीक किसके, ठीक दक्षिण में है, तो 80 मीटर एग्जैक्टली साउथ, 80 मीटर ठीक दक्षिण, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जो जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा वहाँ पे आप प्लस का निशान बना के आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। तो झूम खेती हमेशा पूर्वी राज्यों में होती है, तो मिज़ोरम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एग्जैक्ट कुछ जो फैक्ट वाले सवाल होते हैं, अगर आपको आता है तो आता है, वरना कोई वो नहीं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड, मिज़ोरम, असम, छत्तीसगढ़ में मिज़ोरम होता है। और हाँ, ये बहुत पूछा जाता है, डांडी डांस कहाँ होता है, कुचिपुड़ी का डांस कहाँ होता है, सब मिज़ोरम में होता है। मिज़ोरम की जो भाषा है मिज़ो है, ठीक है, मिज़ोरम की भाषा क्या है, मिज़ो है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा, मिज़ोरम सही आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा कि मच्छरों द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा पीपीटी सही करनी होगी हमें। मच्छरों द्वारा होने फैलने वाले 2 रोगों के समुच्चय चुनिए। देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन क्या है, हैजा और मियादी बुखार, हैजा और मलेरिया, मियादी बुखार और मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। देखने में लग रहा है डेंगू और चिकनगुनिया किससे होते हैं, हमारे मच्छरों से होते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया वगैरह हैजा सब गंदगी से होते हैं, गंदा पानी पीने से होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य कौन सा है, तो ढालू होंगी मतलब बर्फ़ पड़ेगी। अब देखो देखते हैं ऑप्शन क्या है। हिमाचल प्रदेश पहला है हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, लद्दाख। देखो लद्दाख में तो 2 मंजिला बनते हैं, ठीक। असम में बांस के ऊपर बनते हैं, बिहार में साधारण घर बनते हैं। तो हिमाचल प्रदेश इज राइट आंसर, क्योंकि वहाँ बर्फबारी होती है और लकड़ी के बनते हैं। तो हम बात करेंगे किसकी, हिमाचल प्रदेश राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डल झील हमारे देश के एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल झील में हाउस बोट है जिनमें लोग पर्यटक रहना मतलब उसमें रहना पसंद करते हैं। शिकार में बैठकर चप्पू चलाते हैं। तो ये कहाँ पे हमारा डल झील कहाँ है, श्रीनगर में है। जयपुर में है नहीं, उदयपुर ये सब राजस्थान के वो हैं, हैदराबाद ये सब नहीं है, ठीक है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। नदियों से सवाल एग्जैक्ट इसमें नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आपको
पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं। देखो मच्छर हमें प्राय परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ लेते हैं। कैसे? ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट सवाल है। ठीक है, हमारे सांसों के कंपन नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सांस द्वारा छोड़ी गई वायु से, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध से नहीं। ये हमें कैसे ढूंढ लेते हैं? पैरों के तलवों के गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो ईवीएस अगर आपको आती है तो आती है। देखो एक कविता इसमें पूछी गई है। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कूटी जाती पीसी जाती भोजन तीखी खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुँह से निकले सीसी, आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूँ नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, सोचो सोचो मैं कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल है, देखो इसका लाल मिर्च होगा। जो मिर्च खाते हैं तभी सीसी बोलते हैं, और भी कड़वा होता है। तो एग्जैक्ट ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा? रेड चिली इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे खिचड़ी के बारे में देखा, राजस्थान के खिचड़ी के बारे में देखा। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खिचड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस वृक्ष में उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसके छाल से दवाइयाँ बनती हैं, ये भी सही है। ठीक है, दवाइयाँ बनती हैं। आगे बढ़ते हैं। और इसमें कीड़े नहीं लगते। इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, ये गलत हो गया। कीड़े नहीं लगते। देखो इसका चारे के लिए यूज़ होता है, इसकी पत्तियों को चारे के लिए यूज़ करते हैं। ये छायादार वृक्ष नहीं है, ये भी गलत बात है। इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कौन सा सी डी नहीं होगा, बाकी सब होगा। तो ए बी डी जहाँ हो वह आंसर सही हो जाएगा। सॉरी ए बी ई जहाँ हो, देखो ए बी ई, क्योंकि लास्ट वाला सही है और ए बी सही है, तो ए बी ई राइट आंसर। कौन सा? डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? एक सेकेंड। आगे न्यू क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल की पकी मतलब मछली खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे पसंद करते हैं? गोवा में। ठीक है, तेलंगाना होगा नहीं। छत्तीसगढ़, अगर पोचमपल्ली और कहाँ पे सिलाई वगैरह होती तो वहाँ कहाँ होती? तेलंगाना में होती। छत्तीसगढ़ में होता नहीं है। झारखंड होता नहीं। छत्तीसगढ़ में किसमें? चीटी की चटनी खाई जाती है। कहाँ पे? चीटी की चटनी खाई जाती है झारखंड में। फिर आगे बढ़ते हैं। गोवा हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक क्या करें? पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि क्या शिक्षक करें कि विषय में पारंगत होगा, मतलब शिक्षक जो है विषय में पारंगत हों। ठीक है, उसके बाद क्या है? विषय में पारंगत हों और शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के आरंभ में ही बता दिए हैं। विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का उपयोग करती है। विषय पूरा करने पर घर के लिए दत्तकार देती है। सारे ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन उसमें से बेटर चुनना होता है। आइए गलत करते हैं, देखिए कौन कौन सा ऑप्शन इसमें गलत हो सकते हैं। तो पहला क्या है? विषय में पारंगत होना, बिल्कुल सही बात है। अगर पारंगत है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कंटेंट आता है, डिलीवर नहीं करना आता, तो आप अच्छे शिक्षक नहीं कहलाएंगे। शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में बता दिया, हमेशा उद्देश्य पढ़ाने के बाद बताया जाता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का उपयोग करना। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषय पूरा करने पर घर के लिए दत्तकार देना, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन एक बार देखिए कौन सा शिक्षक। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करती है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, थोड़ा जल्दी स्पीड में करेंगे। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बच्चे खंडित बातों को बजाय पूर्णतः बातों को आसानी से समझ लेते हैं। क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों को अनुभव जोड़ पाता है। क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है। रटना गलत हो गया। क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर पाता है।
देखो बच्चा हमेशा क्या करता है, होल में सीखता है, तभी ईवीएस की बुक क्लास 3rd से चालू करी गई। किसी भी सब्जेक्ट में देखिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पहाड़ों, अब मतलब नेचर से मिलकर पढ़ाया जाता है, नेचर से जोड़कर पढ़ाया जाता है। तो देखो क्योंकि बच्चा क्या करता है, खंडित बातों के बजाय बच्चा होल में सीखता है, जो भी सीखता है वो समाज में होल में सीखता है, मतलब होल टू पार्ट। अगर बात करें किससे, होल टू पार्ट में सीखता है बच्चा, पहले वो पूरा सीखेगा फिर उसके पार्टों के बारे में जानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित तकनीकों से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। तो इसमें देखते हैं कि दत्तकार, रेटिंग स्केल की बात करी, मापने की बात करी है कि जांच, अवलोकन। देखो ऑब्जर्वेशन इज राइट आंसर। जहाँ पे रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग है, तो आकलन की। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ठीक है, 19 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने के रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, व्याख्यानात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो, क्रम निर्माण, रेटिंग, मापनी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कौन सा नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ये सही। व्याख्यानात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो और मापनी, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसमें ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, वह कौशल है ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने में कौशल, उत्कृष्ट ड्राइंग में पेंटिंग का, अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थित समझ कौशल। तो डी ऑप्शन हमें ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, तो डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। 20 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि क्या है, स्थान, दूरी और दिशाओं के बारे में भी क्या करता है, बात करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का होगा, कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। अवलोकन का, पहचान का, पानी के प्रति संवेदना का, समझ का। तो इसमें अवलोकन, ऑब्जर्वेशन की पहचान होगी। 21 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है, कौन सा प्रक्रिया कौशल नहीं है। देखो अवलोकन है, निष्कर्ष निकालना है, निर्धारित करना, देखो सभी अवलोकन है। ये हमारा सी ऑप्शन जो है, हमारा सी ऑप्शन क्या है, निर्धारित करना। किसी चीज़ को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, डिटरमाइनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा इसको, हाँ, ऑब्जर्वेशन, निष्कर्ष निकालना, निर्धारित करना, पूर्वानुमान लगाना, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे एक प्रक्रिया कौशल हैं। लेकिन जो निर्धारित करना, ये हमारा क्या है कि प्रक्रिया कौशल नहीं है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, वास्तविक जीवन। देखो ईवीएस एक शिक्षाप्रद प्रक्रियाकलाप होना चाहिए, वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किसी भी समयावधि का प्रस्तुत केवल एक शिक्षक अभिमुखी, गलत हो जाएगा। समयावधि का केवल पाठ्यपुस्तक, देखो केवल भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर सवाल कहता है कि क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निम्नलिखित में से चरणों का सही क्रम क्या है। तो क्रियाकलाप का संचालन, दोहराना, योजना बनाना, प्रक्रम पर विचार करना। देखो दोहराना तो सबसे लास्ट में होता है, हमेशा रिवीजन कब करते हैं, जब सिलेबस पूरा हो जाता है उसके बाद करते हैं ना। तो हमारा देखो डी किस में है, डी इसमें है, डी इसमें, ये और ये तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में दोहराना होता है। ठीक है, लास्ट में क्या होता है हमारा, लास्ट में हमारा क्या होता है, दोहराना होगा। वेट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट पढ़ना है। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में
करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं सिद्धांत की। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब पहले हम क्या करेंगे, इसमें रचना बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, योजना बनाना। सबसे पहले योजना बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले योजना बनाएंगे, फिर उसके क्रियाकलाप का संचालन करेंगे, फिर प्रक्रम पर विचार करना है, फिर दोहराना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में चरणों को सही करने का बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि CADB। सी सबसे पहले योजना बनाएंगे, ए क्या है, ए क्या करेंगे, क्रिया का संचालन करेंगे। डी क्या है हमारा, दोहराएंगे। फिर उसके बाद बी क्या है, बी दोहराना। अच्छा बी दोहराना है, तो बी ये वाला है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी तरह के सवाल में आपको समय लग सकता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, EVS पाठ्यक्रम का आधार वाक्य है रचनावाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक रचनात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक अधिगम सिद्धांत। देखो इसमें क्या है कि EVS क्या है, हमारा सामाजिक रचनावाद सिद्धांत है। सामाजिक रचनावाद सिद्धांत है क्योंकि रचनावाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक, ये सब क्या है, समाज से रिलेटेड है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि EVS का शिक्षक अधिगम में प्रयोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि वह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमता बनाता है। इसे विद्यार्थी संसाधनों की आवश्यकता होते हैं। बच्चे प्रयोजन के वाले भाग और क्रिया भाग में अभिभूत हो जाते हैं। कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर, अभिसारी के अवसर तो नहीं मिलते इसमें कौन सा है, क्योंकि 26 का कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान होते हैं। कार्य अनुभव है इसलिए ये सही हो सकता है। अवसर देना, सबसे ज़्यादा अवसर देना वो हमारा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। डी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।